तो भाई आज पढ़ेंगे हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ेंगे? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब सुनो ध्यान से, बहुत ही आसान से 4-5 लॉ है ना, उनको समझ लो। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। पहला है इसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ कहता है कि इन ए केमिकल रिएक्शन किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट होगा। अमाउंट ऑफ reactant is equal to amount of is equal to amount of product। बहुत ही सिंपल ठीक। इसमें कहते हैं कि रिएक्टेंट से अगर केमिकल रिएक्शन हुई और प्रोडक्ट बन गया तो अगर ये x ग्राम है तो ये भी x ग्राम होगा। इसमें कोई खास बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अगर x कितना है, x ग्राम रिएक्टेंट है तो x ग्राम ही प्रोडक्ट होगा। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं एक दो, और एकदम रिएक्शन, क्योंकि तुम मॉलिक्यूलर फार्मूला समझ चुके क्या होता है, इसलिए तुम्हें आराम से समझ में भी आ जाएगा। तो भाई इसमें जो है वही रिएक्शन हमारी कौन सी, हाइड्रोजन अगर मिलता है 2 molecules ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 1 molecule ऑफ ऑक्सीजन एंड दे फॉर्म 2 molecule ऑफ H2O, then here hydrogen is 4 gram, oxygen is 32 grams, so water will be 36 grams। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम है इसमें नहीं। ये है लॉ ऑफ क्या, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसके बाद आता है लॉ नंबर 2, दैट इज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। यह है लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनिट, क्या कहते हैं इसको, डेफिनिट भी कह सकते हैं। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। हैंड टू हैंड याद करना है भाई, लेट याद नहीं करना, इसको बाद में याद नहीं करेंगे। मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर कहीं से भी मिलती है, कहीं से भी मिलती है, मान लीजिए आपने C कार्बन को ऑक्सीजन में मिलाया और CO2 मिल गई, बर्न किया, या मीथेन को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया तो CO2 प्लस H2O। ये दो अलग अलग केमिकल रिएक्शन से एक ही कंपाउंड आ रहा है, यहाँ पर भी CO2 और यहाँ पर भी CO2। तो CO2 चाहे किसी भी, या फिर रेस्पिरेशन है फॉर एग्जांपल, C6H12 और 6 के साथ जब O2 रिएक्ट करता है तो मिलता है हमें CO2 प्लस H2O। ये सारी केमिकल रिएक्शन में एक ही चीज़ मिल रही, दैट इज CO2। इनमें क्या फ़र्क है, तीनों जरा ढूंढ के निकाल। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड? है कोई फर्क? नहीं है, तीनों सेम है। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी सोर्स से आई हो, उसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन फिक्स है, CO2। अगर हम ये कहें कि ये 1 मोल CO2 है तो हम कहेंगे कि इसके अंदर 12 ग्राम तो क्या है, और O2 का कितना होता है, 16 टू जा 32 ग्राम इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। तो हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कार्बन 12 होता है ग्राम और ऑक्सीजन होता है 32 ग्राम। इस तरह CO2 का जो टोटल 44 है वो इस तरह बना है। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहीं भी हो पूरे यूनिवर्स में, उसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का मास
एक फिक्स रेशो में होगा जो कि 12/32 का रेशो है। ठीक, नहीं आई बात समझ में? आ गई? इसी तरीके से और मॉलिक्यूल भी ले सकते हो, जैसे H2O है। तो H2O के अंदर 2 मास तो होता है, 2 ग्राम तो क्या होता है हाइड्रोजन, और 16 ग्राम क्या होता है ऑक्सीजन। इनका रेशो फिक्स है 2/16। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो ऐसे हम बहुत सारी चीज़ों के क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं रेशो। अब वो कहीं से भी मिले तो वो फिक्स रेशो में होगा। So we can say that according to this law, in a given compound, किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स जो होंगे एलिमेंट्स आर फाउंड इन फिक्स्ड रेशो। एलिमेंट्स आर कंबाइंड, या फाउंड की जगह तुम लिख सकते हो कंबाइंड, आर कंबाइंड इन फिक्स रेशो। एग्जाम्पल CO2 में इनका रेशो कितना है 12/32। अगर 4 से डिवाइड कर दोगे तो 3/8 का रेशो होता है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का। तो यू कैन से दैट कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशो है 3/8। आई बात समझ में? इन द सेम वे H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो कितना होगा 2:16। भाई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट क्या होता है, एटॉमिक मास 16, और हाइड्रोजन का मन होता है कि 2 हाइड्रोजन तो 2 तो हो गया हाइड्रोजन और 16 हो गया क्या ऑक्सीजन। सो यू कैन राइट 1:8। इन द सेम वे अमोनिया है, अमोनिया मतलब NH3, इसमें N/H जो है वो कितना है, नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन का होता है 3। अब अगर किसी को एटॉमिक मास याद नहीं तो एटॉमिक मास याद कर लो, उसी से पता लगेगा कि क्या है। तो ये आ गया तुम्हारा, इस तरह फिक्स होता है रेशो। ये है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। आई बात समझ में? चलो फिक्स रेशो यहाँ लिख लो बाई वेट, अपने वेट के हिसाब से क्या होते हैं फिक्स रेशो होता है। अच्छी तरह याद कर लो हैंड टू हैंड इसको। ठीक है, अगला है इसके अंदर लॉ ऑफ, भाई सारा फोकस याद करने पर रखो भाई, इसको समझने पर याद करने पर। अब है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है कि अगर एक ही एलिमेंट सेम दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके अलग अलग कंडीशन में अलग अलग कंपाउंड बना रहा है, क्या काम है ना, अगर एक ही एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मिलके दो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग कंपाउंड बना रहा है, तो उसका जो कंबाइन होने का रेशो है वो फिक्स होगा। कैसे, अभी समझो। पहले इसकी डेफिनेशन समझ लो। इफ एन एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट क्या करता है, कंबाइन विद अदर एलिमेंट टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड, ठीक है नहीं है, देन इट कंबाइन होता है काहे में, इन फिक्स रेशो।
फिक्स्ड रेशो ऑफ भी लिखना है, ऑफ होल नंबर। तो ये होल नंबर के फिक्स रेशो में होगा। आई बात समझ में? तो मान लो कि तुम्हारे पास हाइड्रोजन है ना, 2H2 प्लस O2 मिले और बनाया 2H2O। 4 का रेशो है किसके साथ? 32 के साथ। 4 ग्राम ऑफ क्या है? 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है और 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। इसका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो कितना हो गया? 4/32, दैट इज 1/8। आई बात समझ में? अगली कंडीशन में H2 मिलता है O2 से और बनाता है H2O2। इसका नाम याद कर लो, इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। इसमें क्या रेशो है? 2 ग्राम जो है कितना? 2 ग्राम इज हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम इज ऑक्सीजन। सो रेशो इज द 1:16, ठीक है, 1:16। अभी रुक जाओ, अभी हुआ कहाँ है क्वेश्चन? अब यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, इसका मतलब दोनों में हाइड्रोजन का रेशो तो 1 है, मगर आपस में 8 3 16, तो यानी 8 से करोगे तो 1:2 में आएगा नहीं हाइड्रोजन ऑक्सीजन। भाई एक बात सुनो ना, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो हाइड्रोजन जो है उसका 1 एक बार तो कंबाइन हो रहा है 8 के साथ और एक बार कंबाइन हो रहा है 16 के साथ। 8 और 16 का आपस में रेशो क्या है? 1 और 2 का है कि नहीं है? तो हम बताते हैं इस वाले में अगर 1 होगी, इस वाले में 2 होगी, दोनों क्या है? होल नंबर है। यही है इसका कंसेप्ट समझो कि एक ही चीज से दो चीजें कंबाइन हुई, एक ही एलिमेंट से दो अलग अलग एलिमेंट कंबाइन, मतलब वही सेम एलिमेंट कंबाइन हुआ, तो वो आपस में टेबल की फॉर्म में होगा। 1 2 होगा या 1 3 होगा या 4 2 होगा, मतलब कोई नंबर फिक्स होगा उनके आपस में। जैसे यहाँ पर 1 और 2 आ गए। आई बात समझ में? चलो उतार, इसको नोट कर लो अच्छे तरीके से। अब है इसमें अगला लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन समझ में आ गया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन समझ में आ गया। अब है गे-लुसाक लॉ ऑफ वॉल्यूम। गे-लुसाक। तो गे-लुसाक लॉ क्या कहता है? द गैसेस कंबाइन, है ना, क्या होती है? गैसेस कंबाइन होती हैं आपस में, ठीक? क्या होती है? गैसेस कंबाइन होती हैं इन ए सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम इन द सेम रेशियो बाय वॉल्यूम। कुछ समझ में नहीं आया डेफिनेशन से कोई बात नहीं, डेफिनेशन अभी समझ में आ जाएगी, याद कर लो। कहने का मतलब है कि अगर मैं कहूँ कि 2 ग्राम ऑफ, मतलब 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लिए मैंने, कितने लिए? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लिया, और जब मैंने मिलाया तो कितने मोल हो गए टोटल? ये 3। कितने होने चाहिए? 3 मोल, मगर रिएक्शन बता रही है कि 2H2O है, इसका मतलब 2 मोल्स ऑफ वाटर बना। बोलो, अगर ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, तीनों किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में है। तो यहाँ जो है हम कहते हैं कि भाई 2 मोल, ठीक। अब तुम्हें एक बात याद करनी पड़ेगी कि 1 मोल का मतलब होता है 22.4 लीटर ऑफ गैस। याद रखना, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। पहले इस बात को याद करो भाई, छोड़ दो सब कुछ छोड़ दो। 1 मोल गैस इक्वल होता है 22.4 लीटर, ठीक। तो यहाँ पर कितना मोल है? 2 मोल है, तो कितना हो जाएगा? 44.8 मोल। तो लीटर तो तुम्हारे पास है क्या? हाइड्रोजन, बोलो। और यहाँ कितना मोल है? 1 मोल, तो उसके हिसाब से कितना है? 22.4 लीटर ऑफ क्या है? ऑक्सीजन है।
तो वहाँ कितना बनना चाहिए? इन दोनों को मिला के अगर देखोगे तो कितना होना चाहिए? 44 और 22, 66 पॉइंट समथिंग, 67 पॉइंट समथिंग। मगर हो क्या रहा है वहाँ पे 2 मोल लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर 44 लीटर बन रहा है। ये बात समझ में थोड़ा लेट आती है, ठीक है। इसको पहले एक कॉमन एग्जांपल से समझे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। मान लो कि तुमने 100 ml क्या लिया है? हाइड्रोजन लिया है, और 50 ml क्या लिया है? ऑक्सीजन। इसका मतलब 50 ml का मतलब 1 मोल है, तो 2 मोल का मतलब क्या हो गया? 100 ml। भाई तुम पहले यहाँ पे स्टैंडर्ड तय कर लो कि जी मैं तो 1 मोल को 50 ml मान रहा। तो तुम कहोगे सर 2 मोल है तो कितना हो गया? 100 ml। यहाँ पर अगर 1 मोल है तो कितना हो गया? 50 ml। तो तुम्हारे नियम के हिसाब से यहाँ पे कितना होना चाहिए? 50 प्लस 100 कितना होना चाहिए? 150। मगर यहाँ देखो कितने मोल लिखे हुए हैं? 2। इसका मतलब यहाँ पे भी कितना होगा? 100 ml। तो 100 ml और 50 ml मिलकर बनते हैं कितने? 100 ml। इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम गैसेस को आपस में मिलाओगे तो वो इस हिसाब से नहीं मिलेगी कि कितना वॉल्यूम था, वो इस हिसाब से मिलेगी कितने मोल बने हैं। और समझो एक बार और, ठीक? एक और समझो, जब तक समझ में नहीं आता जब तक लगे रहो। मान लीजिए कि अमोनिया में बनानी है तो N2 गैस लिया और 3H2 गैस लिया है? कितने मोल N2 है? 1 मोल। और इसका मान लो V लीटर बनती है 1 मोल, ऐसे V मान लो फिलहाल के लिए, ठीक? तो यहाँ कितने मोल है? 3 मोल। कितने मोल है? 3 मोल। तो यहाँ कितनी बनेगी? 3V। तो हमारा माइंड ये कहता है कि मिलकर V को और 3V को बनना चाहिए कितना? 4V। ये तो हमारा माइंड कहता है भाई V लीटर प्लस 3V लीटर कितने हो गए? 4V लीटर। मगर ये ला कहता है कि पहले केमिकल रिएक्शन को पूरा लिखो। हमने कहा जी 2NH3, हमने कहा 2 मोल ऑफ अमोनिया, 2 मोल ऑफ अमोनिया। इसका मतलब 2V लीटर बनेगा। अब भी समझ में नहीं आया? इसका मतलब लीटर्स अकॉर्डिंग टू मोल तय होते हैं, ना कि अकॉर्डिंग टू समेशन। ये मास नहीं है कि जुड़ गया, ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम तय होती है किससे? कि मोल्स कितने हैं। जैसे हमने कहा यहाँ 1 मोल है और 1 मोल का मास होता है, वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। कैपिटल L लिख सकते हो। यहाँ 3 मोल है तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करो इसको। 67.2 लीटर, ठीक है? बोलो। उसके बाद जब ये बना रहा वहां पे ले जाके तो कह रहा कि मैं तो 2 मोल हूँ, यहाँ 1 मोल है ना। तो जब तुम करोगे तो यहाँ पर तुम्हारे हिसाब से इन दोनों को जोड़ के आना चाहिए कितना? 22.4 को मल्टीप्लाई अगर तुम 4 से 4 करोगे तो 6 हो जाएगा। ये तो बोलो। एंड दिस इज द 8, ये होना चाहिए 88 पॉइंट। हमारे हिसाब से यहाँ पर क्या होना चाहिए कि 4 लीटर, यानी कि 20 लीटर प्लस, तो इसका 22.4 लीटर यहाँ से, 67.2 लीटर यहाँ से। तो हमारे हिसाब से मिलके होना चाहिए कितना? बोलो भाई 89। मगर वो बता रहा कि नहीं होगा ऐसा, बल्कि वहां देखो कितना मोल लिखा हुआ है? 2 मोल। 2 मोल, और 2 मोल से मल्टीप्लाई करो फिर 22.4 लीटर का, 44.8। तो जिससे क्या आता है 44.8 लीटर। तो इससे समझ में आया, यानी कि जो वॉल्यूम कंबाइन होगी वो नॉट अकॉर्डिंग टू कि कितना कितना था, बल्कि इस हिसाब से कि मोल कितने बने। एक एग्जांपल और समझा रहा हूँ फिर समझ में आ जाएगा बिल्कुल फाइनल। मान लीजिए कि आपने कहा भाई मैं तो N गैस ले रहा हूँ N2O2 है ना, और क्या बनता है 2NO2। मोल चेक करवाओ, यहाँ कितने मोल है? ओनली 1 मोल। यहाँ कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स। और यहाँ भी कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स। बोलो। तो 1 और 2 मिलके भी 2 ही बने। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन में इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कितने मोल ले रखे थे, वो तो डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शन कैसे हुई। तो इस यहाँ पर मान लो 20 लीटर गैस है और यहाँ पर कितनी है? 2V लीटर है। तो यहाँ भी कितनी बन रही? 2V लीटर, जबकि बननी चाहिए थी क्या? 3V लीटर। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू मोल्स बनता है, ना कि अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम।
अब तो मालूम है कि 1 मोल था तो इसका मतलब 22.4 लीटर होता है नियम के अनुसार। Yes, sir. तो यहाँ क्या होगा 44.8 लीटर, तो यहाँ भी क्या होगा 44.8 लीटर। ऐसे। आ गया समझ में? तो ये केमिस्ट्री में हमारा आ गया क्या, गेल-लुसाक लॉ आ गया। अब नेक्स्ट है इसके अंदर गेल-लुसाक लॉ के बाद डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। डाल्टन पहला व्यक्ति था जिसने बताया कि एटम कैसा होता है अंदर से। उसके 5 सिर्फ हाइपोथेसिस है, उन्हें याद कर लो बस, कुछ नहीं करना। उसने कहा डाल्टन एटॉमिक मॉडल के अनुसार पहला बात यह है कि उसने बताया कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे तुम्हारे पास होता है वाटरमेलन, कैसा होता है वाटरमेलन। उसने कहा हिज मॉडल इज आल्सो कॉल्ड वाटरमेलन मॉडल। उसको वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। क्या हुआ, मान लीजिए आपके पास वाटरमेलन है, तो वाटरमेलन के अंदर रेड कलर का क्या होता है, रेड कलर का कैविटी होती है कि नहीं होती है? बोलो, रेड कलर होता है वाटरमेलन के अंदर, और उसमें कहीं कहीं क्या होता है, सीड्स होते हैं। बोलो भाई। तो उसने कहा कि जो रेड कलर की कैविटी है वो तो है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मटेरियल है, ठीक है। एंड जो चारों तरफ के सीड्स है वो क्या है, निगेटिवली चार्ज मटेरियल, निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन। उसने ये कहा था, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही है, ही कंसिडर्ड द एटम लाइक वाटरमेलन having red color cavity of positively charged material, positively charged material and seeds like electron। जैसे बीज जो है उसके अंदर वो तो क्या हो, इलेक्ट्रॉन हो, रेड कलर की कैविटी, ठीक है। दूसरी बात उसकी ये थी कि कंपाउंड जब बनते हैं, जब एटम कंबाइन होते हैं, तो कंपाउंड फॉर्म व्हेन एटम कंबाइन, देन एटम कंबाइन। नंबर 3, हर एटम की अपनी अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है, अपना मास, अपना स्ट्रक्चर, अपना शेप। कोई दो एटम एक जैसे, दो एलिमेंट के, डिफरेंट एलिमेंट के एटम एक जैसे नहीं हो सकते। तो हम कहते हैं द मास एंड स्ट्रक्चर और एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, एक जैसे, बट टू एलिमेंट्स कैन नॉट हैव सेम टाइप ऑफ एटम, ठीक है। नेक्स्ट इज 4th, atoms can neither be created nor be destroyed। ना तो एटम को तुम बना सकते हो ना ही खत्म कर सकते हो, ठीक है। बस ये थ्योरी है इसकी, इन्हें याद कर लो अच्छी तरीके से।
ठीक, आज का काम कंप्लीट हो गया।